Hello everyone, welcome to our YouTube channel Mathematics Learning with Satyendra Sir। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन के बारे में और आज की क्लास में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना। और आज की क्लास में हम लोग मेनली पढ़ेंगे एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड लॉगरिथमिक फंक्शन इन डिटेल। क्लियर? तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट फंक्शन दैट इज एक्सपोनेंशियल फंक्शन से। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है ना। तो देखिए एज द नेम सजेस्ट क्या है, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। और जो वर्ड है हमारा एक्सपोनेंशियल, ये बेसिकली ड्राइव किया गया है वर्ड एक्सपोनेंट से, है ना। और एक्सपोनेंट का क्या मतलब होता है, पावर। तो जैसा हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर a रेज टू द पावर p है तो वहां पे p क्या हो गया, पावर, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपोनेंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन कौन से फंक्शन होंगे, अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा और ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा। मैंने क्या कहा आपको, अ फंक्शन which is in the form of constant raised to the power variable is called exponential function। ठीक है, तो अब देखिए as the name suggests exponential, तो फर्स्ट लेटर क्या है, e। तो e भी हमारा एक ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर भी है। अगर हम स्मॉल e की बात करते हैं तो, है ना, जैसे अगर हम स्मॉल e की बात करेंगे तो ये हमारा ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है और इसकी वैल्यू क्या होता है, 2.71 डॉट डॉट डॉट, यानी ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है तो पॉइंट के बाद एंडिंग भी नहीं होगा और रिपीट भी नहीं करेगा, तो ये आगे तक आता जाएगा। ठीक है, हम सिर्फ इसको 2 डिजिट तक लेते हैं तो e इक्वल टू 2.71 और ये हमारा ट्रांसेंडेंटल इरेशनल नंबर है। इसका जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है वो हम इसी के पावर के टर्म में ले लेते हैं, क्योंकि ये कांस्टेंट भी है। और अभी हमने क्या जाना कि अगर कांस्टेंट का पावर वेरिएबल है तो उसको हम लोग एक्सपोनेंशियल फंक्शन बोलते हैं, है ना। तो इसको स्टैंडर्ड हम ले लेते हैं y इक्वल टू e रेज टू द पावर x। अब हम ये भी कह सकते हैं कि अ फंक्शन व्हिच इज इन द फॉर्म ऑफ e रेज टू द पावर x इज कॉल्ड अ स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड है। स्टैंडर्ड मीन्स पार्टिकुलर केस में है, क्योंकि यहाँ पे जो कांस्टेंट हमने कहा e के प्लेस पे कुछ भी हो सकता है ना। तो अब देखिए अगर हमको जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को अगर दिखाना होगा, जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन को डिफाइन करना होगा, हम कैसे डिफाइन करेंगे। तो आइए जनरल एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेफिनेशन जानते हैं। तो वो क्या होता है, अ फंक्शन which is in the form of y equal to fx is equal to a raised to the power x, where a is greater than 0, a is not equal to 0 and a belongs to k। क्लियर है, यानी एक ऐसा फंक्शन जो a raised to the power x के फॉर्म में हो और जहां a is greater than 0, मतलब a नेगेटिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, और a जीरो भी नहीं होना चाहिए। तो नेगेटिव नहीं होना चाहिए और जीरो नहीं होना चाहिए और पॉजिटिव में कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तब y इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x के फॉर्म में जो जो होंगे उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्लियर है, तो आइए ग्राफ से देखते हैं कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ किस तरह से होता है और उसका डोमेन रेंज हम लोग कैसे चेक करेंगे ग्राफ से। क्लियर है, तो अब देखिए, तो जो स्टैंडर्ड एक्सपोनेंशियल फंक्शन है दैट इज y इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू ए रेज टू द पावर x। ठीक है, अब इसमें देखिए एक दो पॉइंट पहले जानते हैं आगे बढ़ने से पहले कि अगर a का वैल्यू 1 से छोटा है और ग्रेटर देन 0 है तब देखिए क्या हो जाएगा। अब यहां पे हम कंडीशन लेते हैं, इफ a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1। ठीक है, तो हम लोग क्या पढ़े हैं कि अगर कोई भी वैल्यू
पॉजिटिव में 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर होगा, तब अगर हम उसको स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, फोर्थ पावर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, फिफ्थ पावर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा। इसका क्या मतलब है कि इस कंडीशन में x का वैल्यू जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे y का वैल्यू आपका कम होता जाएगा, ठीक है। और जैसे जैसे x की वैल्यू घटेंगे वैसे वैसे इसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, है ना। तो अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि देखिए इसमें अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू प्लस इंफिनिटी, यानी x में राइट साइड, है ना, तब देखिए हमारा क्या आ जाएगा y इक्वल टू a रेज टू द पावर इंफिनिटी। क्लियर है। और अभी मैंने कहा कि a का वैल्यू अगर 0 से ग्रेटर है और 1 से स्मॉलर है तो उसका स्क्वायर उससे छोटा आ जाएगा, क्यों, उससे भी छोटा आ जाएगा। तो सोचिए जब उसका पावर इंफिनिटी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत छोटा आ जाएगा, यानी कि अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये आपका वैल्यू क्या आ जाएगा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्लियर है। और अगर हम यहाँ पे पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तब देखिए क्या हो जाएगा, तब आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू a रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं y इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय, ठीक है, 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर इंफिनिटी। और देखिए जब 1 डिवाइडेड बाय a रेज टू द पावर इंफिनिटी है तब a रेज टू द पावर इंफिनिटी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या हो जाएगा, आपको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 0 एंड दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू इंफिनिटी। इसका क्या मतलब है कि अगर x का वैल्यू माइनस इंफिनिटी गया तब आपका इंफिनिटी आ जाएगा, और अगर प्लस इंफिनिटी गया तो 0 आ जाएगा। तो यानी ग्राफ का नेचर देखिए कैसा हो जाएगा, इसमें आपका जो ग्राफ बनेगा वो इस तरह से बन जाएगा, ठीक है। और ये आपका x एक्सिस है, ये आ गया आपको x डैश, ये हो जाएगा y एक्सिस, और ये आ गया y डैश, और ये आ गया हमारा ओरिजिन। और ये जो ग्राफ है ये आ गया y इक्वल टू a रेज टू द पावर x का, कब, जब a लाइज बिटवीन 1 to 0, सॉरी 0 to 1, ठीक है ना, यानी कि ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1, तब आपका ग्राफ इस नेचर का हो जाएगा। और यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा आपका 1, क्योंकि अगर x का वैल्यू 0 हो गया तो किसी का पावर 0 एक्सेप्ट 0, तो हम लोग पढ़े हैं कि उसकी वैल्यू 1 होता है, इसीलिए x इक्वल टू जब 0 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 1, और इधर जब प्लस इंफिनिटी पुट करेंगे तब आपको टेंड्स टू 0 आ जाएगा, और इधर जब माइनस इंफिनिटी पुट करेंगे तब आपका क्या आ जाएगा, प्लस इंफिनिटी। क्लियर है। तो इसका जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन का, जब a 0 से ग्रेटर और 1 से स्मॉलर होगा तब आपका इस तरह से उसका नेचर आ जाएगा ग्राफ का। क्लियर है। तो अब देखिए अगर यहाँ पे हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो इसका डोमेन देखिए क्या है, इधर माइनस इंफिनिटी और इधर प्लस इंफिनिटी, मीन्स ऑल रियल वैल्यू। क्लियर है। और अगर इसके हम रेंज की बात करते हैं तो इसका रेंज देखिए क्या है, जो हमारा एक्स एक्सिस है उससे नीचे नहीं आ रही है लेकिन 0 को भी टच नहीं कर रही है ना। इसका मतलब है कि 0 से ऊपर, तो इसका क्या हो जाएगा 0 टू इंफिनिटी, और इसमें 0 भी इंक्लूड नहीं होगा इसलिए ये भी ओपन इंटरवल में और इंफिनिटी तो ओपन इंटरवल में होगा ही, तो ये हो जाएगा इसका रेंज। क्लियर है। अब इसका हम सेकेंड केस डिस्कस करते हैं, किसका, एक्सपोनेंशियल फंक्शन का सेकेंड केस। अब देखिए इसका सेकेंड केस में क्या हो जाएगा, तो जब a इज ग्रेटर देन 1, क्या है, जब a इज ग्रेटर देन 1, तो अब हम यहां पे लिखते हैं y इक्वल टू a रेज टू द पावर x इफ a इज ग्रेटर देन 1। अब ग्रेटर देन 1 के केस में देखिए अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं
x इक्वल टू माइनस इंफिनिटी, तब देखिए क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, और ये आ जाएगा आपको 1 डिवाइडेड बाय ए रेज टू द पावर इंफिनिटी। तो अब अगर 1 से ग्रेटर है तब क्या हो जाएगा, उसका स्क्वायर करेंगे तो और उससे लार्जर हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और लार्जर होगा, फोर्थ पावर करेंगे तो और लार्जर होगा, फिफ्थ पावर करेंगे तो और लार्जर होगा। इसका मतलब क्या है कि अगर पावर में इनफाइनाइट कर देंगे तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा, है ना। तो ये आपको आ जाएगा यहां से 1 डिवाइडेड बाय इंफिनिटी, और ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। क्लियर है। लेकिन अगर हम यहां पर पुट कर देते हैं x इज इक्वल टू प्लस का इंफिनिटी, तब देखिए y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए रेज टू द पावर इंफिनिटी। और जब y इक्वल टू ए रेज टू द पावर इंफिनिटी, तब अगेन देखिए क्या आ जाएगा, ये आपको इंफिनिटी, क्योंकि a का वैल्यू 1 से ग्रेटर है। क्लियर है। तो इस कंडीशन में देखिए इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा, और जब a का वैल्यू अगर 0 होगा तो फिर अगेन 1 हो जाएगा। इसका देखिए ग्राफ आपका इसका इस तरह से आ जाएगा। यानी ये जो ग्राफ था इससे पहले वाला, उसमें क्या था कि जो y एक्सिस है हमारा उससे लेफ्ट साइड इंफिनिटी पे जा रही थी, लेकिन इसमें क्या होगा, राइट साइड इंफिनिटी पे जाएगा। क्लियर है ना। तो ये हो गया हमारा x एक्सिस, और ये हो जाएगा x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये आ गया हमारा y डैश, और ये हो गया ओरिजिन, और ये पॉइंट हो जाएगा 1, और ये जो ग्राफ आया ये आ जाएगा y इज इक्वल टू ए रेज टू द पावर x का, कब, जब a इज ग्रेटर देन 1। क्लियर है। अब अगर इसका हम डोमेन और रेंज की बात करेंगे तो देखिए इसका डोमेन हमारा क्या हो जाएगा, तो ये भी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी यानी कि r हो जाएगा। और इसका भी अगर रेंज की बात करेंगे तो रेंज आपका सेम ही रह जाएगा इस कंडीशन में भी, क्योंकि 0 को अप्रोच कर नहीं रही है और नीचे आ नहीं रही है, और ऊपर आपका प्लस इंफिनिटी तक जा रही है ना। तो ये भी हो जाएगा आपको 0 टू इंफिनिटी, और इसमें भी 0 हो जाएगा आपको ओपन इंटरवल में। क्लियर है। तो इस तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन आपको क्लियर है दोनों केसेस में, जब a इज ग्रेटर देन 1 होगा तब भी, और जब a इज ग्रेटर देन 0 एंड लेसर देन 1 है तब भी। क्लियर। अब आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि यहाँ पे जब a इज ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 0 एंड a बिलोंग्स टू k, जब सबके लिए है तो सर आपने a इक्वल टू 1 क्यों नहीं लिया, पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब हम लोग लिमिट्स पे आएंगे तो वहां पे एक टॉपिक्स पढ़ेंगे, और वो टॉपिक्स क्या है, इनडिटरमिनेट फॉर्म। और इनडिटरमिनेट फॉर्म का मतलब होता है कि जिसकी वैल्यू हम निकाल नहीं सकते हैं, है ना, जिसकी वैल्यू अभी तक निकाली नहीं गई है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडिटरमिनेट फॉर्म। और जब इंडिटरमिनेट फॉर्म पढ़ेंगे तो उसका एक फॉर्म ये भी है कि 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी। अगर 1 का पावर इंफिनिटी है तो इसका भी वैल्यू अभी तक निकाली नहीं गई है। अब आप तो बोलेंगे सर हम तो पढ़े हैं कि 1 का पावर कुछ भी रहेगा तो उसका वैल्यू 1 होगा। तो नहीं मेरे दोस्त, ये गलत है, ये ऐसा नहीं होगा। जब हम लिमिट पे आएंगे इसको हम लोग डिटेल में बताएंगे इस टॉपिक में, इंडिटरमिनेट फॉर्म में। क्लियर है। तो 1 रेज टू द पावर इंफिनिटी इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाती है, इसलिए यहाँ पे हम a का जो पावर है, सॉरी a की जो वैल्यू है वो हम 1 कंसीडर नहीं किए। तो ये चीजें क्लियर है, इसमें कोई प्रॉब्लम नो, राइट। तो अब आगे बढ़ते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन पे, और ये हम जानते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन क्या होती है। ठीक है। तो अब देखिए जो हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन है इसी से लॉगरिथमिक फंक्शन भी डिफाइन किया गया है, इसी की नेसेसिटी को देखते हुए। ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होता है, कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल। अब जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपको 2 रेज टू द पावर x और इक्वल टू, अगर यहाँ पे था 4, तो ये हम लोग बचपन क्लास में पढ़ चुके हैं, है ना। क्या कि अगर 2 रेज टू द पावर x है तो इसको आप लिख दीजिए 2 के पावर में, है ना। तो ये आ जाएगा 2 रेज टू द पावर 2। तो अब यहां से इंप्लाई दैट x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2। क्लियर है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं
कि अगर यहाँ पे है 2 रेज टू द पावर x इक्वल टू, अगर आपका 8 आ रहा है तब इसको हम क्या लिख देंगे 2 रेज टू द पावर 3, और यहां से इंप्लाइज दैट अगर x इक्वल टू निकालेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 3। क्लियर है। मान लेते हैं एक और एग्जांपल, अगर 3 रेज टू द पावर x है और इक्वल टू अगर 27 है तो इसको हम लिख देते हैं 3 रेज टू द पावर 3, और यहां पर भी इंप्लाइज दैट x इज इक्वल टू आ गया 3। ये चीजें क्लियर है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर 2 रेज टू द पावर x इज इक्वल टू 5 है तब क्या करेंगे। अब यहां पे 5 को तो 2 के बेस में हम चेंज नहीं कर सकते हैं, तो अब यहां पे बताइए क्या करेंगे। अब यहां पे नहीं निकाल सकते ना, नहीं, तो अब यहां पर स्पेशल लॉजिक लगेगी, और वो स्पेशल लॉजिक किसका, तो अभी तक ये जो हम लोग पढ़ रहे थे, ये हम लोग किस पार्ट में पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक्स में। किसमें पढ़ रहे थे, अरिथमेटिक्स। क्लियर है। तो जब आपको इस तरह का क्वेश्चन आ गया, इस तरह का सिचुएशन आ गया, तब जो आपका अरिथमेटिक्स है ये फेल कर गया। यहां पर नहीं फेल कर गया, क्योंकि इसको हम 2 के बेस में ला ही नहीं सकते, और 2 के बेस में नहीं ला सकते इसका मतलब है कि x की वैल्यू हम यहाँ पे डिटरमिन नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है जो हमने अरिथमेटिक्स पढ़ा था वो यहाँ पे फेल हो गया, है ना। तो अब देखिए इसी के लिए एक स्पेशल लॉजिक होती है। क्या होता है, स्पेशल लॉजिक। किसके लिए, अरिथमेटिक्स के लिए। तो अब अरिथमेटिक्स के लिए हम एक स्पेशल लॉजिक लगाते हैं, ठीक है। और ये लॉजिक किसने दिया था, जॉन नेपियर ने, ठीक है। तो अब यहां पे अगर लिखेंगे लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक्स, ठीक है, क्या लिखेंगे, लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक्स। फिर से ध्यान दीजिए, यहां पे हम लोग क्या लिखेंगे, लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक, अरिथमेटिक। अब इसी को शॉर्ट में, अब यहां से देखिए, इसमें से हम क्या किए कि लॉग ले लिए लॉजिक को शॉर्ट में, और जो अरिथमेटिक्स है इसको यहां तक एरिथम, सिर्फ यहां तक हम लोग शॉर्ट में लिख लिए, और इसको यहां पे मिला देते हैं तो ARITHM, ये क्या बन गया, लॉगरिथम। क्लियर है। तो अब इस लॉजिक से यहां पे जो वैल्यूज है वो हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ना। अब ये कैसे निकालते हैं उसकी बात हम आगे करते हैं, ठीक है। तो अब अगर मैं बताऊं कि जो लॉगरिथमिक फंक्शन है, तो लॉगरिथम, ये जो लॉगरिथम है ये बेसिकली 2 वर्ड से मिलकर बनी हुई है। फर्स्ट जो है वो है लॉग, और सेकेंड है वो है एरिथम। तो एरिथम इज द शॉर्ट नेम ऑफ अरिथमेटिक्स एंड लॉग इज द शॉर्ट नेम ऑफ लॉजिक। तो दोनों मिलकर क्या हो गया, लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक्स। और लॉजिक ऑफ अरिथमेटिक्स जो यूज की जाती है किस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि अगर कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल है और उसके वेरिएबल को फाइंड आउट करने के लिए जहां पे जो राइट साइड के नंबर्स होंगे वो उसके बेस में नहीं लिखा जा सकता है अरिथमेटिक्स के रूल से, तो इस तरह के रूल को हम लोग क्या बोलेंगे, लॉगरिथम। इस तरह के लॉजिक को क्या बोलेंगे, लॉगरिथम। क्लियर है। तो इसी को जब फंक्शन के फॉर्म में लाएंगे तब उसको क्या बोलते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन। क्लियर है। तो ये सबसे पहले किसने दिया था, जॉन नेपियर ने, ठीक है। तो अब पढ़ते हैं इसका डेफिनेशन कि लॉगरिथमिक फंक्शन का डेफिनेशन क्या है। क्लियर है। लेकिन लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ने से पहले हम सिर्फ ये जानते हैं कि लॉगरिथम क्या होता है, ठीक है। तो अब देखिए लॉगरिथम क्या होता है। तो अभी हमने इस तरह के क्वेश्चंस लिया, अब इसको हम जनरल मान लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल a रेज टू द पावर y, क्या मान लेते हैं, a रेज टू द पावर y इक्वल टू x। क्लियर है। यानी a रेज टू द पावर y कोई भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है और उसके इक्वल टू में x दिया हुआ है और हमको निकालना क्या है, y। तो अब यहां पे लिखते हैं इफ a raised to the power y is equal to x, then y equal to
log of x to the base e। क्लियर है? तो ये अब देखिए, अब यहाँ पे y इक्वल टू, अब यहाँ पे LOG मतलब लॉजिक ऑफ एरिथमेटिक्स है ना, और यहाँ पे जो x था वो x ही रहेगा, और इधर जो बेस में था इधर भी बेस में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो a है इसको यहाँ पर भी हम लोग क्या बोलते हैं, बेस, और ये जो है आपका x इसको बोलते हैं आर्गुमेंट। क्या बोला जाता है, आर्गुमेंट। क्लियर है? तो अब यहाँ पे x को बोलेंगे आर्गुमेंट और a को बोलेंगे बेस। तो a raised to the power y is equal to x, then y is equal to log of x to the base a, और यही जो है इसी को हम बोलते हैं डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम। यही क्या हो गया, लॉगरिथम का डेफिनेशन हो गया। तो अब आपको क्लियर है ये डेफिनेशन। तो अब आप जरा यहां पे देखिए, जो a का वैल्यू है, तो a का वैल्यू क्या ऑलवेज पॉजिटिव लेंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि जब हम निगेटिव लेते हैं तो निगेटिव के पावर में अगर ऑड होता है तब वो निगेटिव आता है, और इवन होता है तो पॉजिटिव आता है। इसका मतलब इसका नेचर बदलता रहता है। ठीक है, लेकिन जब a की वैल्यू हम पॉजिटिव लेते हैं तो उसकी पावर ऑड हो या इवन हो उससे इंडिपेंडेंट होता है ना। तो इसीलिए निगेटिव स्पेशल केस बनाने पड़ेंगे, तो जहां पे निगेटिव आएगा वहां पे हम इसका डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन जब जनरल लॉगरिथमिक फंक्शन लेंगे तो वहां पे हम सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव की बात करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे a क्या होना चाहिए, ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है? तो अब यहाँ पे देखिए, जो लॉगरिथमिक फंक्शन है अब हम उसको डिफाइन कर रहे हैं। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, अ फंक्शन which is in the form of y is equal to fx is equal to log of x to the base a, where a comma x greater than 0 and a is not equal to 1। अब यहां पर भी देखिए a इक्वल टू 1 क्यों नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 1 का पावर इंफिनिटी आ गया तो वो इंडिटरमिनेट फॉर्म आ जाएगा। क्लियर है? इसीलिए a इक्वल टू 1 नहीं होना चाहिए, और a निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि निगेटिव का अगर पावर ऑड इवन में गया तो उसकी प्रॉपर्टीज बदल जाती है, इसलिए यहाँ पे बाय डेफिनेशन ये निगेटिव भी नहीं होना चाहिए। क्लियर है? तो अब यहाँ पर ये जो वैल्यूज है इसके कुछ स्पेशल वैल्यूज लेके हम देखते हैं। ठीक है, अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कि a रेज टू द पावर 0, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा जब a आपका फाइनाइट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए बाय डेफिनेशन से, अगर बाय डेफिनेशन से लिखेंगे a रेज टू द पावर y इक्वल टू x है, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, log ऑफ x टू द बेस a। उस हिसाब से ये देखिए पावर में है तो यहाँ पे आ जाएगा आपको 0 इक्वल टू log ऑफ 1 और टू द बेस a। क्लियर है? इसका मतलब देखिए क्या हो जाएगा कि log ऑफ 1 टू द बेस a इक्वल टू 0। इसको आप लॉगरिथम का 1 पे आप वैल्यू भी कह सकते हैं और लॉगरिथम का एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। क्लियर है? अब देखिए, अब यहां पे मान लेते हैं a रेज टू द पावर 1, तो अगर a का पावर 1 लेंगे तब देखिए क्या हो जाएगा, इक्वल टू a। अब यहां पर भी देखिए बाय डेफिनेशन अगर a रेज टू द पावर y इक्वल टू x, तो y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a। तो यहां पर भी 1 है पावर में, तो 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ a टू द बेस a। क्लियर है? तो अब यहां पर भी देखिए क्या हो गया आपको कि लॉग ऑफ a टू द बेस a इक्वल टू 1। अब ये भी आपका हो गया कि जब बेस और आर्गुमेंट ये दोनों अगर सेम होगा तब उसकी वैल्यू 1 होती है। तो ये आपको वैल्यू भी आ गया और एक प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं, है ना। लेकिन यहां पर भी ध्यान दीजिएगा कि जो a है वो ग्रेटर देन 0 होगा, ये तो ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होगा ये। क्लियर है? अब जैसे मान लेते हैं कि a रेज टू द पावर इंफिनिटी। अब ध्यान दीजिएगा, जब a रेज टू द पावर इंफिनिटी लेते हैं तब हमारा 2 केस आ जाएगा। वो 2 केस क्या आ जाएगा कि इसमें पहला केस हो जाएगा जब a इज ग्रेटर देन 0 और लेसर देन
1, जैसा हमने एक्सपोनेंशियल फंक्शन में डिस्कस किया है ना। और इसी का जो दूसरा केस है ये आपको आ जाएगा जब a इज ग्रेटर देन 1, और यहाँ पे इक्वल टू 1 नहीं हो सकता है ना। अब देखिए इस केस में क्या हो जाएगा, इस केस में a रेज टू द पावर अगर इंफिनिटी लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0। क्यों 0 हो जाएगा, तब a का वैल्यू 1 से छोटा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, क्यूब करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, फोर्थ पावर करेंगे तो और छोटा हो जाएगा, और इनफाइनाइट पावर करेंगे तो क्या हो जाएगा, बहुत ज्यादा ही छोटा हो जाएगा, यानी लगभग टेंस टू 0 हो जाएगा। क्लियर है। इसलिए इस कंडीशन में a रेज टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू हो जाएगा 0। क्लियर है। अब देखिए इस कंडीशन में देखते हैं, तो इस कंडीशन में आपका a रेज टू द पावर इंफिनिटी इक्वल टू आ जाएगा इंफिनिटी। इसके केसेस में इंफिनिटी कैसे आ जाएगा, क्योंकि अब ये 1 से ग्रेटर है। अच्छा 1 से ग्रेटर होगा तो क्या हो जाएगा कि अगर उसके पावर जैसे जैसे बढ़ाएंगे वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए अगर इंफिनिटी के प्लेस पे अगर हम माइनस इंफिनिटी ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, a रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी, तब इसके केसेस में भी 2 केस आएगा ना। जब a लेसर देन 1 एंड ग्रेटर देन 0, यानी कि 0 a 1 अगर इस तरह से है तब, और दूसरा आ जाएगा a इज ग्रेटर देन 1। तो अब यहाँ पे देखिए इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा। अब यहाँ पे इस केसेस में जब a रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी लेंगे तो ये आ जाएगा आपको इंफिनिटी, और इसके केसेस में आ जाएगा a रेज टू द पावर माइनस इंफिनिटी इक्वल टू 0। और ये हम उसमें भी डिस्कस कर चुके हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन में, है ना। तो अब देखिए इस सभी सिचुएशंस को देखते हुए अब इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखते हैं कि लॉगरिथमिक फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किस तरह से आता है। तो अब देखिए ये जो दोनों कंडीशन है, ये दोनों कंडीशन के अलग अलग ग्राफ आएंगे, है ना। तो सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं किसका, जब a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 1 है ना। तब देखिए ये हो जाएगा हमारा x एक्सिस, और ये आ जाएगा x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो जाएगा y डैश, और ये हो गया ओरिजिन, है ना। अब यहाँ पे देखिए जब a का वैल्यू 0 to 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो जब a का पावर इनफाइनाइट है इसका वैल्यू क्या आ रहा है, 0, है ना। तो अब इसी को देखिए जब लॉग में चेंज करेंगे तो इनफाइनाइट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ 0 टू द बेस a। तो अब आप ये भी ध्यान रखिएगा कि जब लॉग ऑफ 0 लेंगे इसका वैल्यू आ जाएगा इनफाइनाइट, और किस में, प्लस इंफिनिटी में, है ना। तो जब x का वैल्यू 0 तो ये आपको प्लस इंफिनिटी, तो प्लस इंफिनिटी तो इस तरह से इसको शो करेंगे, और जब 0 लेंगे तब ये आ जाएगा आपको 1, तो ये वैल्यू हो गया आपको 1, है ना। और जब x का वैल्यू इंफिनिटी लेंगे, किसका वैल्यू, x का वैल्यू इंफिनिटी, ठीक है, तब देखिए तो x का वैल्यू इंफिनिटी तो मतलब ऊपर में आएगा इंफिनिटी, है ना। तब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी। क्लियर है। तो y का वैल्यू क्या आ जाएगा, माइनस इंफिनिटी, और ग्राफ आपको इस तरह से आ जाएगा। क्लियर है। तो ये जो ग्राफ आ गया आपको, ये आ गया y इज इक्वल टू लॉग ऑफ x टू द बेस a का, कब, जब a लाई कर रहा है ग्रेटर देन 0 और लेसर देन 1 तब। ठीक है। अब इसी का देखिए दूसरा कंडीशन में देखते हैं इसका ग्राफ क्या हो जाएगा। तो ये है आपका x एक्सिस, ये है x डैश, ये हो गया y एक्सिस, और ये हो गया y डैश, और ये हो गया हमारा ओरिजिन। क्लियर है। अब इसके केसेस में देखिए कब, जब a इज ग्रेटर देन 1, जब a इज ग्रेटर देन 1, यहां हम कंडीशन क्या लेते हैं, a ग्रेटर देन 1। तब देखिए अगर a रेज टू द पावर इंफिनिटी है, ठीक है, तो अब जब a रेज टू द पावर इंफिनिटी है इसका मतलब x का वैल्यू हो जाएगा इंफिनिटी। तो यहाँ पे देखिए इंफिनिटी पे क्या आ जाएगा, अगर इसको लॉग के फॉर्म में लिखेंगे तो इंफिनिटी इक्वल टू लॉग ऑफ इंफिनिटी टू द बेस a।
क्लियर है? ये आपको इस कंडीशन से आ जाएगा। इसका मतलब जो x का पावर इंफिनिटी तो y भी इंफिनिटी, मतलब ये इस तरह से आ जाएगा, है ना। और जब x का पावर, जब x की वैल्यू 0, तब क्या आ जाएगा? माइनस इंफिनिटी आ जाएगा। यानी ये जैसे इस तरह से है तो ये आपको इस तरह से आ जाएगा। ग्राफ कैसा आ जाएगा आपको? इस तरह से। ये हो जाएगा आपका 1, और ये जो ग्राफ आया ये y इक्वल टू log ऑफ x टू द बेस a, कब? जब a इज ग्रेटर देन 1 है। क्लियर है? तो ये आ गया आपको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लॉगरिथमिक फंक्शन। अब देखिए, अब अगर हम इसके डोमेन और रेंज की अगर बात करते हैं, इसका डोमेन और रेंज क्या हो जाएगा? अगर हम इस कंडीशन में डोमेन की बात करते हैं तो इसका डोमेन हो जाएगा आपको, सिर्फ देखिए y एक्सिस से राइट साइड है, इसका मतलब 0 टू इंफिनिटी, और 0 भी ओपन में और इंफिनिटी भी ओपन में। क्लियर है? अब अगर हम रेंज की बात करते हैं तो रेंज क्या हो गया आपको? माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा इसको ऑल रियल वैल्यू। क्लियर? अब इसमें देखेंगे इसका भी डोमेन और रेंज यही है। डोमेन राइट साइड सिर्फ है ना, इसका मतलब 0 टू इंफिनिटी, और 0 भी आ जाएगा ओपन में और इंफिनिटी भी ओपन में। और इसका भी अगर रेंज की बात करेंगे तो ये भी नीचे माइनस इंफिनिटी और ऊपर प्लस इंफिनिटी। तो अब आपको क्लियर हुआ कि लॉगरिथमिक फंक्शन एक्चुअली होता क्या है। लॉग की जो उत्पत्ति, मतलब लॉग का जो इन्वेंशन हुआ है वो क्यों हुआ है? क्योंकि हमारा जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था तो उसमें अगर कांस्टेंट रेज टू द पावर वेरिएबल और इक्वल टू अगर किसी कांस्टेंट के इक्वल में था और वो अगर इसके बेस में नहीं आता था तब वहां से x की वैल्यू निकाली नहीं जा सकती थी। तो इसी तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जॉन नेपियर ने एक लॉजिक दिया था जिसको हम लोग लॉगरिथम बोले थे, और उसी लॉगरिथम पे बेस्ड हमारा लॉगरिथमिक फंक्शन है। ठीक है, तो जब हम लोग लॉगरिथम चैप्टर पढ़ेंगे तब इसको और डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, कि जो लॉगरिथम होता है तो बेसिकली दो तरह से होते हैं। अगर बेस आपका ई है तो उसको नेचुरल लॉगरिथम या नेपियर लॉगरिथम कहते हैं, और अगर बेस 10 है तब उसको नॉर्मल लॉगरिथम बोलते हैं, और इस दोनों के अगर अलावा है तब उसको हम जनरल लॉगरिथम पर बोलते हैं। ठीक है, इसके कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखते हैं। अब जैसे देखिए लॉग ऑफ ए इंटू बी और टू द बेस ए है, ठीक है, तब क्या हो जाएगा कि लॉग ऑफ ए टू द बेस ई और प्लस लॉग ऑफ बी टू द बेस ई, वेयर ए एंड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है? यहाँ पे जो ए और बी है ये ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, तब आपका अगर यहाँ पे ये दोनों प्रोडक्ट में है तो यहाँ पे प्लस में सेपरेट हो जाएगा, है ना। और दूसरी बात, जब ये डिवीजन में है यानी ए डिवाइडेड बाय बी में रहेगा तब ये माइनस के साथ सेपरेट हो जाएगा, और यहाँ पर भी जो ए और बी है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, है ना। तो हमारा जो पहला प्रॉपर्टीज ये था, और दूसरा प्रॉपर्टीज है कि log ऑफ a बाय b टू द बेस e इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस e माइनस log ऑफ b टू द बेस e वेयर a एंड b ग्रेटर देन 0। ठीक है, इसके बाद जो थर्ड प्रॉपर्टीज है, ये थर्ड प्रॉपर्टीज हमारा क्या है, log ऑफ a रेज टू द पावर m टू द बेस e, यानी जो हमारा आर्गुमेंट a है उसके भी पावर में m और बेस में e है, तब क्या होता है कि ये जो हमारा पावर है वो आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा log ऑफ a रेज टू द पावर m टू द बेस e इक्वल टू m log ऑफ a टू द बेस e, और यहां पर भी a ग्रेटर देन 0 होगा, है ना, और जो m होंगे वो कोई भी रियल नंबर हो सकता है। क्लियर है? अब अगला प्रॉपर्टी देखिए क्या है, अगला प्रॉपर्टी है कि log ऑफ a, देखिए आर्गुमेंट में a है और जो हमारा बेस है वो है b रेज टू द पावर m। ध्यान दीजिएगा, इसमें हमारा बेस है b रेज टू द पावर m एंड आर्गुमेंट में है a, तब ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाय m log ऑफ a टू द बेस b, वेयर a b ग्रेटर देन 0, b इज नॉट इक्वल टू 1 एंड m बिलोंग्स टू r एक्सेप्ट 0, क्योंकि अगर m का वैल्यू 0 आ गया तो यहाँ पे ये अनडिफाइंड हो जाएगा।
है ना, और b इक्वल टू 1 भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब अगला प्रॉपर्टीज है हमारा log ऑफ a टू द बेस b। तो अगर log ऑफ a टू द बेस b है, उसको अगर हम 1 डिवाइडेड बाय अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो बेस और जो पावर होता है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस a। और यहाँ पर भी जो कंडीशन है वो a कॉमा b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और a और b दोनों में से कोई भी 1 नहीं होना चाहिए। क्लियर है। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारा log ऑफ a टू द बेस b। ठीक है, अब इसको देखिए हमने क्या किया, अब यहाँ पे a को ऊपर और b को नीचे, दो log के टर्म में लिए, लेकिन उसका जो बेस है बेस चेंज हो गया, तो इसको बेस चेंज प्रॉपर्टीज ही कह सकते हैं, है ना। क्या बोल सकते हैं, बेस चेंज प्रॉपर्टी। तो ये log ऑफ a टू द बेस b इक्वल टू log ऑफ a टू द बेस m डिवाइडेड बाय log ऑफ b टू द बेस m, वेयर a b m, यानी a b और m तीनों के तीनों ग्रेटर देन 0 होंगे और 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये है हमारा a रेज टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a। अब ध्यान दीजिएगा, a के पावर में है log और यहाँ पर भी जो log के बेस है वो a ही है, तो यहाँ पर ये a और ये दोनों इक्वल है, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो m है यही हमारा आउटपुट में आ जाएगा। ठीक है, मीन्स a रेज टू द पावर log ऑफ m टू द बेस a इक्वल टू m, और यहाँ पर भी जो कंडीशन होता है a ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, और m भी ग्रेटर देन 0 बट m की वैल्यू 1 हो सकता है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है a रेज टू द पावर log ऑफ p टू द बेस c इक्वल टू b रेज टू द पावर log ऑफ a टू द बेस c, है ना। कि अगर a रेज टू द पावर log ऑफ b टू द बेस c, यहाँ पे ध्यान दीजिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे a के पावर में है और जो यहाँ पे log के आर्गुमेंट में है फिर वो यहाँ पे आ जाता है बेस में, है ना, और यहाँ पे b रेज टू द पावर और जो यहाँ पर बेस में था ये फिर से ये चला गया आर्गुमेंट में। क्लियर है, तो यहाँ पर जो बेस है और यहाँ पे जो आर्गुमेंट है ये दोनों यहाँ पे इंटरचेंज हो रहा है, और जो log के बेस में है वही यहाँ पर भी log के बेस में है। ठीक है, अब इसके लिए भी जो कंडीशन है a b और c, ये ऑल थ्री शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड c शुड नॉट बी इक्वल टू 1, और c का जो वैल्यू है वो 1 नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये है if log of x to the base m is greater than log of y to the base m, then x is greater than y if m is greater than 1 and x is lesser than y if m lies between 0 to 1। इसके लिए भी कंडीशन है m x y is greater than 0 and m should not be equal to 1। क्लियर है। अब हमारा जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये है if log of a to the base m is equal to b। ठीक है, if log of a to the base m is equal to b then a is equal to m raised to the power b। अब यहाँ पर भी कंडीशन है जो m और a होगा वो ग्रेटर देन 0 होगा और m 1 नहीं होना चाहिए और b की वैल्यू ऑल रियल वैल्यू यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब देखिए जो हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है ये है if log of a to the base m is greater than b then a is greater than m raised to the power b if m is greater than 1 and a is lesser than m raised to the power b if m lies between 0 to 1। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टीज है कि if log of a to the base m is lesser than b then a is lesser than m raised to the power b if m is greater than 1 and a is greater than m raised to the power b if m lies between 0 to 1। और ध्यान रखिएगा जहां पे हमने बोला है m lies between 0 to 1 तो उसमें 0 और 1 दोनों के दोनों एक्सक्लूडेड होंगे यानी कि इक्वालिटी होल्ड नहीं करेंगे, यानी 0 और 1 नहीं होगा, सिर्फ उसके बीच में होंगे।
क्लियर है? तो इस तरह से हमने डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम देखा, और ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो प्रॉपर्टीज है इसको डिटेल्ड में यानी कि एक्सप्लेन करके यानी कि डिराइव करके ये हम लोग किसमें पढ़ेंगे? लॉगरिथम चैप्टर में। ठीक है, तो जब हम लॉगरिथमिक फंक्शन पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रॉपर्टीज का एज इट इज हम यूज कर लेते हैं अगर इस तरह के सिचुएशंस है तब। तो क्लियर है? तो आज की क्लास में मजा आया, कुछ नया चीज सीखे? तो चलिए, अगर आज का क्लास आपको अच्छा लगा हो, आज का वीडियो अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, तो अब फिर मिलते हैं अगले क्लास में अगले टॉपिक के साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।